हेलो स्टूडेंट। आज हम अपनी जो थीम 11 है उसकी शुरुआत कर रहे हैं, जिसका टॉपिक है हमारा पैथ टू मॉडर्नाइजेशन। मतलब किस प्रकार से आधुनिकता के रास्ते पे हम चले हैं, आधुनिकता को किस प्रकार से हमने अपनाया है और वहाँ वहाँ तक पहुँचने का जो रास्ता है उसके बारे में ये चैप्टर हमें बताता है। इसको अपन पढ़ते हैं, देखते हैं इसमें क्या है। ईस्ट एशिया एट द बिगिनिंग ऑफ द 19th सेंचुरी वाज डोमिनेटेड बाय चाइना। मतलब अगर आप ईस्ट एशिया की बात करोगे तो जब 19th सेंचुरी की शुरुआत हुई तब से ही डोमिनेट करा है चाइना ने। द किंग डायनेस्टीज हैर टू अ लॉन्ग ट्रेडिशन सिम्स सिक्योर इन इट्स पावर वाइल जापान अ स्मॉल आइसलैंड कंट्री। मतलब अगर आप जापान से कंपैरिजन में करोगे चाइना को, तो चाइना के अंदर जो किंग्स डायनेस्टी थी उन्होंने अपने ट्रेडिशन से ही सिक्योर कर रखा था अपने पावर को। किस प्रकार से शुरुआत से ही उन्होंने अपने पावर को ऐसे विस्तृत कर रखा था। जबकि अगर आप उसकी तुलना जापान से करोगे तो जापान तो एक छोटा सा उस समय एक आइसलैंड कंट्रीज थी, तो आप दोनों के बीच में तुलना भी नहीं कर सकते, इतना डिफरेंस उस समय था। लेकिन बाद में सिनेरियो चेंज हुआ, किस प्रकार से चाइना जो है वो आपसी उनमें जो गृह युद्ध हुए और उन सारी चीज़ों का जो वहाँ के जो सिविल वॉर्स वगैरह थे उसकी वजह से किस प्रकार से उन लोगों को वो जिस प्रकार से डेवलपमेंट के पैथ पे आगे बढ़ रहे थे उनको किस प्रकार से वहाँ पे वो रुक गए हैं और जापान ने किस प्रकार से प्रोग्रेस करी है, इसको लेकर ये चैप्टर हैं। तो दोनों के बीच में कंपैरिजन को बताता है, कंपैरिजन के साथ साथ दोनों ने क्या क्या चीज़ें करी हैं उसको ये चैप्टर बताता है। तो हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं इन दोनों के बारे में, चाइना और जापान के बारे में। चाइना एंड जापान हैव हैड अ लॉन्ग ट्रेडिशंस ऑफ हिस्टोरियन राइटिंग एज हिस्ट्री वाज एन इंपॉर्टेंट गाइड फॉर द रूलर्स। वहाँ के जो रूलर्स थे उनके बारे में पढ़ने के लिए वहाँ की जो हिस्ट्री है वो काफ़ी अच्छी, और चाइना और जापान दोनों ने ही इन चीज़ों को एक लॉन्ग ट्रेडिशन के रूप में अपनाया है। तो हमें इसके बारे में बहुत सारी इन चीज़ों को पढ़ने से जानकारी भी मिलती है। मैं आपको बेसिक तौर पे इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि चाइना एंड जापान प्रेजेंटेड अ मार्क्ड फिजिकल कॉन्ट्रास्ट। चाइना इज़ अ वास्ट कॉन्टिनेंट कंट्री दैट स्पेंस मैनी क्लाइमेटिक जोन्स। द कोर ऑफ डोमिनेटेड बाय थ्री मेजर रिवर सिस्टम्स। चाइना और अगर आप जापान को अगर देखोगे तो उनका फिजिकली कॉन्ट्रास्ट अलग है। चाइना जो है एक बहुत ही फैला हुआ और विस्तृत एक कॉन्टिनेंट कंट्री है जिसके अंदर बहुत सारे क्लाइमेटिक जोन्स हैं। अगर आप उसकी थ्री मेजर रिवर सिस्टम्स की बात करते हो तो कि येलो रिवर है जिसको हांग ही भी कहते हैं, द यांगसी रिवर्स है जिसको चैंग जियांग कहते हैं, द थर्ड लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड जो कि तीसरी सबसे लंबी, दुनिया की तीसरी सबसे लंबी नदी है। और एक और जो है द पियल रिवर। अ लार्ज पार्ट ऑफ द कंट्री इज़ माउंटेनियस, और बहुत सारा हिस्सा इसका माउंटेनियस भी है, पहाड़ी इलाका भी है चाइना के अंदर। द डोमिनेंट एथनिक ग्रुप्स आर द हैन एंड द मेजर लैंग्वेज इज चाइनीज़। वहाँ का जो सबसे डोमिनेंट एथनिक ग्रुप्स जो है वो हैन है। इस प्रकार के हैन जो जाति समूह के लोग वहाँ पे ज़्यादातर पाए जाते हैं, और वहाँ की जो मेजर जो मुख्य भाषा है वो है चाइनीज़। जबकि जापान की अगर बात करेंगे तो जापान का जो द पॉलिटिकल सिस्टम है, देखो जापान का जो सबसे पहले अपन पॉलिटिकल सिस्टम देखें, एन एम्पेरर हैड रूल्ड जापान फ्रॉम क्योटो, बट द 12th सेंचुरी द इम्पेरियल कोर्ट लॉस्ट पावर ऑफ शोगुन्स। पहले तो वहाँ पे क्योटो नाम का जो इम्पेरियल था वो रूल किया करता था, लेकिन जब से वो 12th सेंचुरी शुरू हुई है तब से वहाँ का जो इम्पेरियल है वो वहाँ उसको हटा के ना शोगुन्स जो है वहाँ से आगे शुरुआत होती है। whose in the theory ruled in the name of the emperor from 1603 to 1867 member of the टोकुगावा फैमिली हेल्ड द पोजीशन ऑफ शोगुन्स। वहाँ की जो टोकुगावा जो फैमिली थी उनके लोगों ने शोगुन्स की जो पोस्ट थी उस पर अपनी मेंबरशिप जारी रखी है 1603 से लेकर 1867 तक। द कंट्री वाज डिवाइडेड इनटू ओवर 250 डोमेन्स अंडर द रूल ऑफ लॉर्ड्स कॉल्ड डायम्नियो। डायम्यो के नाम से अलग अलग लॉर्ड्स को वहाँ पे पुकारा जाता था, और उन्होंने क्या कर रखा था कि 250 या उससे भी ज़्यादा भागों में उसको डिवाइड किया गया था, और एक एक का जो रूल्स था उसको एक डायमियो के नाम से जाना जाता था। द मेजी restorations internal discontent coincided with demands for trade and diplomatic relations. In 1853 the USA sent
Commodore Matthew Perry to Japan to demand the government sign a treaty that would permit trade and open diplomatic relations, which it did the following year. Japan lay on the route to China, which the USA saw as a major market. Also, their whaling ships, ships in the Pacific needed a place to refuel. At that time, there was only one Western country that traded with Japan, Holland. मतलब ये है कि किस प्रकार से वहाँ पे अमेरिकन जो दबदबा है वो कायम, मतलब किस प्रकार से उन्होंने करने की कोशिश करी कि उन्होंने डिमांड करी ट्रेड की। क्या हुआ कि इन 1853 द यूएस सेंट कॉमोडर मैथ्यू फेरी, मतलब उन्होंने अपना एक मैथ्यू फेरी नाम से, मतलब जिसको आप दूध बोल सकते हो, वो वहाँ पे जापान में भेजा और उनकी मतलब गवर्नमेंट की तरफ से एक साइन किया हुआ ट्रीटी लेके आया वो, जिसमें ये कि वो परमिट चाहते थे कि वहाँ पे ट्रेड कर सके, क्योंकि उनको पता था कि वहाँ पे ट्रेड के काफ़ी अच्छे ऑप्शन है। जापान ले ऑन द रूट टू चाइना, मतलब चाइना के तरफ अमेरिका का रास्ता निकालने के लिए जापान एक अच्छा तरीका था, तो जहाँ से वो जा सकते थे। तो इसलिए वहाँ पे उन्होंने, मतलब उनको वहाँ पे जगह भी चाहिए थी पैसिफिक ओशियंस के थ्रू, तो उन्होंने इसके लिए भी उसको मतलब कहा है कि हॉलैंड एकमात्र ऐसा देश था उसके पहले जो जापान के साथ व्यापारिक संबंध बनाए हुए था। पेरिस अराइवल हैड एन इम्पोर्टेंट इफेक्ट ऑन जापानीज पॉलिटिक्स, और पेरी का वहाँ आना जापानीज पॉलिटिक्स को एक मतलब अलग ही मतलब दिशा देता है। द एम्पेरर हु टिल देन हैड अ लिटिल पॉलिटिकल पावर नाउ री इमर्ज्ड एज एन इम्पोर्टेंट फिगर्स, मतलब वहाँ के जो एम्पेरर थे जिनको कि पॉलिटिकल पावर कम थे, लेकिन इन सब चीज़ों के बाद उनकी इम्पोर्टेंस और भी बढ़ गई। तो ये जैसा कि आपको यहाँ पे चित्र में दिख रहा है कि इस प्रकार से ट्रेडिंग के लिए वो चीज़ें यूज़ करते थे जापानीज़ लोग, या फिर जापान के अंदर जो लोग आए हैं। ये यहाँ पे साइड में पिक्चर्स में भी आपको दे रखा है कि कॉमोडोर जो पेरी है एज सीन बाय द जापानीज़, मतलब जापानीज़ को किस प्रकार से वो देखता था या जापानीज़ किस तरह उसको समझते थे। मॉडर्नाइजिंग द इकोनॉमी, अब मेन चीज़ तो अपने को ये देखना है कि जापान और चाइना, जैसे अपने चैप्टर शुरू करा तब से अपन ये डिस्कस करेंगे जापान ने किस प्रकार से अपनी इकोनॉमी पावर को ग्रोथ करा है, और चाइना के साथ उसका कंपैरिजन में हम देखते हैं कि किस प्रकार से चाइना के अगर आप फिजिकली देखोगे तो कितना छोटा है वो भौगोलिक रूप से, लेकिन फिर भी जापान किस प्रकार से कॉम्पिटेट कर रहा है। तो उसको लेकर अब मॉडर्नाइजिंग द इकोनॉमिक मेन चीज़ आती है कि एक सबसे मेन पार्ट आता है कि जापान ने जो किस प्रकार से अपनी इम्पोर्टेंस बताई है, मतलब चाहे वो वहाँ की टेक्सटाइल मशीनरीज हो, या फिर वहाँ पे वहाँ की जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, या फिर वहाँ का जो टेक्नोलॉजी हुई हो, इन चीज़ों में किस प्रकार से इम्प्रूवमेंट आया है। तो द पॉपुलेशन 35 मिलियन इन 1872 increased to 55 million in 1920s to reduce population pressures. The government activities encouraged migrations, first to the northern island of Hokkaido, which had been a largely autonomous area where the indigenous peoples called the Ainu lived, and then the Hawaii and Brazil, as well as to the growing colonial empire of Japan. Within Japan, there was a shift to towns as industries developed. By 1925, 21% of the population lived in cities. By 1935, these figures had gone up to 32%, मतलब 1925 में जो 21% था वो किस प्रकार से 1935 आते आते 32% तक चला गया। मतलब जापान की ज़्यादातर पॉपुलेशन जो है वो माइग्रेशन को छोड़कर वहीं पे इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ जुड़ गई, और उन्होंने क्या करा कि इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, वहाँ पे वर्कर्स उसमें शामिल हुए, जैसे कि इंडस्ट्रियल वर्कर्स, नीचे एक टॉपिक दे रखा है इसमें अपन पढ़ेंगे कि द नंबर ऑफ पीपल इन द मैन्युफैक्चरिंग इंक्रीज फ्रॉम 7 लाख इन 1870 टू 4 मिलियन इन 1913, मतलब जो एक समय 7 लाख थे वो किस प्रकार से कुछ ही सालों में 40 लाख तक उनका आंकड़ा पहुंच गया है इंडस्ट्रियल वर्कर्स का। तो ये मतलब बताता है कि किस प्रकार से मॉडर्नाइजेशन के दौर में जापान ने इंडस्ट्रियलाइजेशन को डेवलप करा, और इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से वहाँ के जो वर्कर्स थे वो उसमें इंक्लूड हुए, और साथ ही साथ मेन चीज़ इसमें ये थी कि वहाँ पे जो लोग काम करते थे उसमें महिलाएं भी थी, वो भी अपना पूरा का पूरा योगदान देती थी, और एक समय ऐसा भी था कि महिलाएं जो है वो पुरुषों से ज़्यादा थी। तो ये इंडस्ट्रियलाइजेशन जो हुआ उसकी वजह से वहाँ के जो वर्कर्स थे उनको भी मतलब एम्प्लॉयमेंट के रूप में आप देख सकते हो वो चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल हुई हैं। एग्रेसिव नेशनलिज्म, द मेजी कॉन्स्टिट्यूशन वाज बेस्ड ऑन अ restricted franchise and created a diet. The Japanese used the German word
With limited power, the leaders who brought about the imperial restoration continued to exercise power and even stabilize political parties between 1918 एंड 1931। मतलब उन्होंने अपना पॉलिटिकल पावर या पॉलिटिकल वे में उसको स्टेबलाइज करने की कोशिश करी है, और ये सब 1918 से लेकर 1931 तक हुआ है, जिसको एग्रेसिव नेशनलिज्म कहा जा सकता है। मतलब एक प्रकार से रिवॉल्यूशनरी के रूप में इसको देखा जाता है। पॉपुलरली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर फ्रॉम कैबिनेट्स, तो जो मतलब जो प्रोसेस होती थी, इसके अलावा वहाँ का जो कैंपेनिंग होती थी स्कूल समय से ही, जो वहाँ के बॉयज़ या वहाँ की जो गर्ल्स थी जो कि आर्मी को लेकर या वहाँ की सिक्योरिटी को लेकर जो चीज़ें होती थी। वेस्टर्नाइजेशन एंड ट्रेडिशंस, किस प्रकार से वेस्टर्नाइजेशन और ट्रेडिशनली जापानीज़ मतभेद रहे। मतलब ऐसा माना जाता है कि कुछ लोग जापान के जो थे उन्होंने उनके डिफरेंट्स व्यूज़ थे जापान के, उसके साथ अदर कंट्रीज़ के साथ जो रिलेशन थे। कुछ लोगों का मानना था कि जापान को मतलब अपनी एशियन चीज़ों को छोड़ देना चाहिए और एक वेस्टर्न कल्चर को अपना लेना चाहिए, वेस्टर्न थिंकिंग को अपना लेना चाहिए। तो कुछ लोगों का बाद में ये मानना है कि जो नेक्स्ट जनरेशन आई उन्होंने ये भी क्वेश्चन करा कि किस प्रकार से वेस्टर्न आइडियाज़ जो है वो गलत है और हमारा जो नेशनल प्राइड है उसको बिल्ड करना चाहिए। तो अपनी इंडिजिनस वैल्यूज़ को बढ़ावा देने के लिए इन चीज़ों को बिल्ड करना इम्पोर्टेंट होता है, तो उन्होंने उसको बढ़ावा दिया है। तो उसकी वजह से वहाँ पे अलग अलग थिंकिंग्स थी, बट ओवरऑल अगर आप देखोगे तो लास्ट में जो नेक्स्ट जनरेशन आई है उन्होंने इन चीज़ों को बढ़ावा दिया। मतलब वहाँ की जो लोकल पीपल्स थे उनका है अपनी नेशनल प्राइड को लेकर काफ़ी अच्छा मानना है। तो इस प्रकार से थे वहाँ की डेली लाइफ में जापानीज जो थे ट्रांसफॉर्मेशन को, मतलब अपन देखते हैं मॉडर्न सोसाइटी उसमें हावी होती है। मतलब पहले वहाँ पे लोग जो एक हाउस होल्ड सिस्टम को चलाते थे जिसमें बहुत सारी जनरेशन से लोग एक ही परिवार में साथ में रहते थे, वहाँ का जो हेड होता था वो पूरा हाउस को मतलब संभालता था। बट बहुत सारे बाद में क्या होते हैं कि न्यू आइडियाज़ ऑफ फैमिली आए हैं जिसमें सब सेपरेट होने लगे, न्यू होम्स होने लगे। तो ये इस प्रकार की चीज़ें हमें वहाँ पे देखने को मिलती हैं। ओवरकमिंग मॉडर्निटी और आफ्टर डिफीट री एमर्जिंग एज अ ग्लोबल इकोनॉमिक पावर, मीन्स ये है कि एक तो मॉडर्नाइजेशन को अपनाया, इंडस्ट्रियलाइजेशन को अपनाया, डेवलपमेंट करा, और साथ ही साथ जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था उस समय जो जापान की स्थिति थी, हम सभी जानते हैं कि अमेरिका के साथ उसका जो युद्ध था उसमें किस प्रकार से हिरोशिमा नागासाकी में न्यूक्लियर पावर इस्तेमाल किया गया था और जापान को उसका बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा। तो इन चीज़ों से उसने किस प्रकार से उभरते हुए, किस प्रकार से इन सारी चीज़ों से फाइट बैक करते हुए उसने किस प्रकार से अपनी एक अलग ही इकोनॉमिक पावर बन के जो आज हमारे सामने आया है जापान। तो हम उसको देख सकते हैं कि जापान ने मतलब एक आफ्टर डिफीट किस प्रकार से री इमर्जिंग करा है एज अ ग्लोबल इकोनॉमिक पावर। तो जापान को मतलब इस प्रकार से भी अपन देख सकते हैं कि एक छोटा सा देश जिसका मतलब कोई कंपैरिजन नहीं था एक समय में, लेकिन उसने किस प्रकार से अपना एक अलग ही सिस्टम डेवलप करा है और किस प्रकार से वो आज स्टेबलाइज हुआ है। तो ये जापान को लेकर हमारा एक बेसिक चीज़ थी। अब अपन चाइना की जो बात है वो अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आई होप कि जापान से रिलेटेड आपको कुछ जानकारी जो भी मिली है वो आप समझ पाए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट्स आता है तो आप मेरे को लाइव क्लास में पूछ सकते हैं। थैंक यू।